अच्छा सुनो अब ध्यान से, ये वाला तो बस रट्टी लेना है आपने। अभी इंडिया की रैंकिंग भी देखी होगी आपने, इकोनॉमी की टर्म्स पे कौन से रैंक पे आगे हम, 6 रैंक पर। तो अभी हम 6 रैंक पर है। एक तो रैंकिंग आपने ध्यान रखनी है, फर्स्ट इज यूएस, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी, फोर्थ जापान, फिफ्थ यूके, ठीक है, और सिक्स। और इकोनॉमी वाले सेक्शन में रैंकिंग पूछी जाती है आपसे, ठीक है। और ये जो रैंकिंग ड्रॉप अभी हुई है, ये किसने रिपोर्ट पब्लिश करी थी? आईएमएफ, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्हीं की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हरियाणा का पेपर जो दे रहे हैं, देखा होगा अगर आपने पीवाई की, तो उसमें रिपोर्ट्स पूछी जाती है हमने कि ये वाली रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये आईएमएफ की है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ इसको रिलीज करता है। अभी हमारा रैंक आया फ्रॉम 4th रैंक टू 6th रैंक। और आपको याद है अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने टारगेट बोला था कि 2027 में भारत बनेगा तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब हम बार बार डिस्कस करते थे कि जो बेस ईयर होता है उससे कैसी वैल्यूज आती हैं, बढ़ चढ़ के दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहले बेस ईयर कितना था, 2011-12, और इसके बाद जो बेस ईयर अब रिवाइज करा था वो 2022-23। ये आर्टिकल मैंने करवा दिया था आपको, क्लास में करवाया था ना, क्वेश्चन करे थे इसके सॉल्व। चलो ठीक है, फिर ये न्यू बेस ईयर है हमारा, जो फेब 2026 में अपडेट कर दिया गया। अब जब 11 से 12 तक आप बात करते हो, कोई कमोडिटी मान लीजिए 2013 के अंदर इसका प्राइस था 10 रुपए। अब ऐसा तो है नहीं महंगाई घटती है कहीं पे, ये हमेशा बढ़ती रहती है, आप जब भी नोटिस करेंगे। अब यही वैल्यू आप 2023 में देखोगे, शायद 30 रुपए या 40 रुपए के आसपास आ जाएगी। मतलब हम यूं अज्यूम कर लेते हैं कि अभी के लिए प्रोडक्शन सेम सी ही है, बस जो कमोडिटीज है उनके प्राइसेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। चॉकलेट का साइज उतना ही है, पर पहले वो 10 रुपए की आती थी, अब वो 30 रुपए की आपको दे रहे हैं। 3 बार आ जाते थे ना पहले 10 रुपए के, अभी भी 3 ही बार है, पर वो 30 रुपए के आ जाते हैं। किटकैट वाला जो रहता है आपका, आपने क्या देखा, कमोडिटी सेम है, यहाँ पे भी कमोडिटी वही है, पर किस में चेंजेस आए? प्राइस में। क्यों? क्योंकि बीच में क्या हुई? महंगाई, इन्फ्लेशन। तो ये जो आपको वैल्यू निकल के आई, ये कैसी थी? इन्फ्लेटेड वैल्यू। मतलब वो आपको सपना दिखा दिया कि देखो हमारी इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है। पर हमने क्लास में बार बार पढ़ा था कि जब बेस ईयर पुराना हो जाता है तो हमारे पास डेटा अपडेटेड नहीं रहता। तो इतना पुराना अगर बेस ईयर होगा 2011-12, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वैल्यूज बढ़ चढ़ के दिखाई देंगी कि हम तो सच में ही ग्रो कर रहे हैं। पर फिर हुआ क्या कि हमने बेस ईयर चेंज कर दिया 2022 और 23। तो इसमें हमें क्या पता लगा? हमें पता लग गया कि ये इन्फ्लेटेड वैल्यूज थी। ये पहले भी पता ही था, आपको पता था जिसने करंट अफेयर लगाया था। पर आपको यहाँ पे क्या दिखा कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हुआ था इन्फ्लेटेड वैल्यूज की वजह से, कि हम कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। पर चलो ठीक है, अपनी कंट्री के लिए तो ठीक है कि बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी भी आती है। आईएमएफ को कैसे पता लगा होगा? तो अभी एक आर्टिकल आपने और करा था कि डॉलर के सामने जो इंडियन रुपी है वो घटता जा रहा है, घटा ना। और अभी के टाइम पे 2026 में अगर देखोगे, यही वैल्यू 9% तक डिक्लाइन कर गई है। और पहले सपने दिखाए गए थे कि ये जो वैल्यू है हम लेके जाएंगे टुवर्ड 60 to 70 रुपीज। मतलब अगर वैल्यू घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप फायदे में रहोगे। अब ये 9% जब डिक्लाइन आया, तो 2024 का जो डेटा था 2024 का, उस टाइम पे 84.6 के आसपास पर डॉलर की वैल्यू पड़ रही थी रुपये की। मतलब $1 84.6 के आसपास था। वही आसपास बोला, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो देख लेना। एंड 2026 में अब देखोगे तो ये 93.4 पर डॉलर के पास पहुंच गई है। मतलब वैल्यू बढ़ गई है। मतलब आपको सेम वो बास्केट परचेज करने के लिए अब ज्यादा रुपये वहां पे देने पड़ेंगे। 93.4%, 9% का शार्प डिक्लाइन आपको दिखेगा इंडियन रुपये की वैल्यू में। अब इससे भी कैसे लार्जेस्ट इकोनॉमी हम नहीं बन पाए, या 3rd रैंक के ऊपर कैसे नहीं आ पाए? तो अब जब आईएमएफ कैलकुलेशन करता है ना सारी, कि जितनी भी आप अपनी अपनी जीडीपी निकालिए, उस जीडीपी को फिर हम आपकी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? डॉलर में। तो मतलब ये जो लोकल आउटपुट थी, ये पहले किस में निकल के आती है? रुपीज की फॉर्म में। मतलब इंडिया जब अपनी जीडीपी बताएगा, वो किस फॉर्म में कैलकुलेट करेगा? अपनी करेंसी में, दैट इज रुपी। पर जब आईएमएफ ग्लोबल रैंकिंग्स को निकालेगा, तो उस टाइम पे ये रुपी किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? डॉलर के अंदर। और जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो अब दिखती बात है हमको कि ऑलरेडी रुपये की जो वैल्यू है वो घट चुकी है। अब जब वैल्यू ही घट चुकी है, तो ओवरऑल जो जीडीपी का फुटप्रिंट भी निकल के आएगा, वो भी आपको घटा हुआ दिखाई देगा। तो एक रीजन तो ये आ गया कि जो डॉलर के सामने इंडियन रुपये की गिरती हुई वैल्यू थी, वो भी एक रीजन रहा। नंबर 2 आपने देख लिया, बेस ईयर।
बेस ईयर हमारा बहुत पुराना हो गया था। और आप तो सेंसस में बोल रहे थे कि छोड़ो परे 27 का सेंसस क्या ही यूज करना, हम फिर से कौन सा उठा लेंगे, कौन सा बेस ईयर ले लेंगे, 11-12। और दिक्कत तो यही थी कि 11-12 का अगर बेस ईयर उठाएंगे तो उससे दिक्कत क्या आएगी, हमारे पास एक्यूरेट डाटा तो फिर से नहीं आया। और अगर एक्यूरेट डाटा फिर से नहीं आया तो आपके जो बेनिफिशियरी है वो नंबर पुराने वाले ही रहेंगे। फिर आप बोलते हो कि यहाँ पे क्रीमी लेयर्स बनी है या यहाँ पे इनको ज्यादा फायदा हो गया, वो तो सेम ही रह गया, सेम आपका इकोनॉमी के अंदर था। 11-12 बेस ईयर था, पर चलो इसको रिवाइज कर दिया है। इससे पहले आपने सीपीआई का बेस ईयर देखा था, वो भी रिवाइज कर दिया गया। तो वो कितना है अब, वो 24 है। 2 ईयर नहीं आते उसमें, कैलेंडर ईयर आप काउंट करते हो, ठीक है। तो पहले वो आप देखते थे 2012 था, अब वो 24 आ चुका है। तो ये बेस ईयर क्यों चेंज करे जाते हैं, ताकि हमारे पास सेम आंकड़े आए जो एक्चुअल में चल रही हैं फिगर्स। और ऐसा नहीं होता कि इतना लंबा वेट करना होता है। जब भी ये बेस ईयर आपने 11-12 रखा था उसके बाद आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, ये चेंज करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो डाटा है वो भी अपडेटेड रहे। वही बात है ना कि आप सुबह टू डू लिस्ट बनाते हो कि रात तक मैं इतना काम खत्म कर दूंगा, रात तक हुआ नहीं उतना, पर चलो मान लो आपने 10 टारगेट रखे थे, 10 में से एक ही टारगेट आज अचीव हुआ। आप कह रहे हो चुपके से फटाफट टिक टिक लगा दोगे उसके ऊपर कि चल हो गया है, पर कौन देख रहा था आपको, कोई नहीं देख रहा था ना उस टाइम पे। तो वो आपको तो तसल्ली होगी कि चलो ठीक है, ये देखो हमने सारे टारगेट अचीव कर लिए, पर नहीं हुए थे। तो उसके लिए आपको अपडेशन एक्यूरेट देनी पड़ेगी, तो उसी वजह से रिवीजन करना पड़ता है हर बार बेस ईयर का। एक और जो इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज थर्ड वन, जिसको बोलते हो आप करंट अकाउंट डेफिसिट। पहले तो हैंड रेज करो जिसको ये टर्म याद रहेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसकी तीव्रता को जानो, पहले लिखा है करंट, फिर उसके बाद लिखा है अकाउंट, फिर अब डेफिसिट। अब तो इकोनॉमी भी होगी, अब तो बोलो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, फिस्कल के साथ इसका अभी के लिए कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एज अ टर्मिनोलॉजी आपसे करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पूछा। हाँ जी कनव, मेन जो फोकस करंट अकाउंट डेफिसिट में किया जाता है वो किस किस चीज को देखा जाता है, वन इज एक्सपोर्ट और दूसरा आता है इंपोर्ट। अब बोल रहा है घाटा, डेफिसिट क्या दिखा रहा है आपको, कोई चीज घट रही है। और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आउट ऑफ अगर मैं ये टोटल 100% जीडीपी ले लूं तो उसी का एक छोटा सा सेगमेंट आता है, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। अब अगर ये बढ़ा, मतलब आप घाटे में ज्यादा जाते जा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आप क्या कर रहे हो, चीजें ज्यादा खरीद रहे हो रादर देन बेचने के। तो जब ज्यादा खरीदोगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या करेगा, वहां पे बढ़ेगा। तो इसको घटाना होता है कि बढ़ाना होता है, ये घटाना होता है। अगर ये बढ़ता है तो इससे क्या दिखता है हमें, कि चीजें हम ज्यादा खरीदते जा रहे हैं। अब हाँ, फॉरेक्स रिजर्व भी आ जाएंगे इसमें। अब इसके बाद दूसरी जो टर्म आती है, दैट इज कि करंट अकाउंट डेफिसिट अभी के लिए चल रहा था 1.5%। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा दिया है क्रिसिल ने, और ये पहले पेपर में आए हैं, इसने जितने भी डेटा देता है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो क्रिसिल ने ही डेटा दिया कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो अभी तक चल रहा था वो 1.5% था, पर बीच में एक प्रॉब्लम आ गई थी। कौन सी, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट वाली। और जब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट आए तो आपने बड़ी सारी चीजें देखी। फॉर एग्जाम्पल बड़े सारे बिजनेस थे वो रुक जाते हैं। अब बिजनेस से क्या जनरेट हो रहा था, पैसा। और बहुत सारे इंडियंस आप देखोगे वहां पे बिजनेस अपने बिठा के सेटअप लेके प्रॉपर बैठे हुए थे। एक तो बिजनेस वहां पे जब ठप होने लगे तो उन्होंने अलग मार्केट भी देखना शुरू करा, पर ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से अलग मार्केट देखेंगे उनका बिजनेस एक ही बारी में चल जाएगा। तो जो वेस्ट एशिया से हमें आ रहा था रेमिटेंस, रेमिटेंस वही जो आपके भी घर के लोग बाहर रहते होंगे वो आपको पैसा भेजते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। ये घट गया, रेमिटेंस घटा। और ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ था, ब्लॉकेड। और इवन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं है। अभी कल ही यूएस और ईरान का देख लिया होगा, फिर से एक ईरान की शिप को उड़ाया यूएस ने, तो वहां पे फिर से वही वाला कंसर्न ओरिजिन करता है कि क्या यूएस के ही वाटर में ये लाया करता है, जो एक बार भी किया था आपने, श्रीलंका और ईरान वाला आर्टिकल सेम ही है वो भी। अब नेक्स्ट साउथ, ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसमें जब ब्लॉकेड हुआ तो कुछ चीजें थी जो इंडिया को चाहिए थी, जैसे एनर्जी। अभी तमिलनाडु में आप देखना वहां पे एलपीजी के क्राइसिस सबसे ज्यादा आ रखे हैं, मतलब मेरे फादर साहब वहीं पे रहते हैं, तो एलपीजी है ही नहीं वहां पे, अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। 45 डेज का टाइम पीरियड बोला है कि इतने डिले पे आएगा, मतलब आपको देखने को मिलेगा, थोड़े टाइम के बाद आपको दे दिए जाएंगे। पर इंडक्शन खरीदने पड़े, और इंडक्शन के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रखे हैं क्योंकि अभी जरूरत है, तो डिमांड बढ़ी है तो चाहिए लोगों को वो चीज। तो आप क्या देखते हो कि एनर्जी सेक्टर में जो ऑयल है, देन गैसेस हैं, ये हमें एक तो पहले स्लो मिल रही थी और ऊपर से इनके प्राइसेस में भी थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। इसी के साथ एक और सेक्टर जो पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर फर्टिलाइजर के बारे में भी हमने देखा था कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। स्टॉक तो 2 महीने का अवेलेबल था, पर अगर शिप से नहीं पहुंचेंगी तो एक्स्ट्रा बल्क में हमारे पास ये चीजें नहीं आएंगी। तो हम ट्राई कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद सके, पर प्राइस बढ़े हुए थे। अब जब वही चीज आप दोबारा से थोड़े से महंगे रेट के ऊपर खरीद रहे हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, फिर से बढ़ेगा। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हैं। और जो रेमिटेंसेस जो कहीं ना कहीं इस प्राइस को कंपनसेट कर सकते थे वो घट गए हैं,
और अगर घट गए तो अब फिर से क्या दिख रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी का रैंक है वो 4th से कहां पे आ गया, 6th रैंक के ऊपर। अब देखो इसको ना मैं नोट्स बना के भी आपको दे सकती हूँ कि मतलब मैं बढ़िया पीपीटी बनाऊं, पर ये समझने वाला आर्टिकल था, लिख के ये ज्यादा अंडरस्टैंड होगा, ये दिमाग में बिठा लो। 3 ही रीजन थे जो इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। 1, डॉलर के आगे जो इंडियन रुपी की वैल्यू घटी थी। नंबर 2, करंट अकाउंट डेफिसिट देखा। एंड नंबर 3 इज बेस ईयर, उसमें हम थोड़ा डिले हुए और खुद के सामने फिर जब फिगर्स आई तो हमने भी एक्सेप्ट करा कि इन्फ्लेटेड है। अब इसी चीज में ध्यान रखना एक और टर्मिनोलॉजी जिसको आप बोलते हो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किस चीज को बताता है, हमें क्या दर्शाता है ये? हाँ मतलब बताता क्या है ये, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि यूएस जाते क्यों है, अमेरिकन ड्रीम, कि बेटर लाइफ जो हमारा स्टैंडर्ड है वो वहां पे इंप्रूव होगा, तो वो क्या है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और पीसीआई में तो हम वैसे बहुत पीछे काउंट करे जाते हैं। और इसको काउंट कैसे करते हो, टोटल इनकम को डिवाइड करा जाता है पॉपुलेशन के साथ। और कई बार क्या होता है कि एक चंक के पास ठीक ठाक पैसा होता है तो उनके हिसाब से ये 1 लाख में भी वैल्यू निकल के आती है। और फिर वहीं पे आप बोलते हो कि पुअर हैं, स्कीम लेके आनी पड़ेगी, बेनिफिशियरी है, तो पर कैपिटा इनकम में तो हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, ठीक है। और वहीं पे अब जीडीपी में अच्छे चल रहे थे, इकोनॉमी बोला था 3rd रैंक पे आ जाएंगे। और अभी अभी सुनो सुनो, ये जो जब रैंकिंग आई ना 6th रैंक के ऊपर, तो नितिन गडकरी फिर से लाइमलाइट में आते हैं। अब इन्होंने बोला कि अभी कितनी है हमारी इकोनॉमी, $4.15 ट्रिलियन। अब देखो ये तो रटने वाली चीजें होती हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि इकोनॉमी किस रेंज पे चल रही है। ये आईएमएफ का जो डाटा है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ये याद ही कर लो। इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, वो आपने जस्ट अपडेट करनी होती है। अब ईयर कौन सा चला है, 2026, 26 है कि 25? 26 है। पेपर कब कब देना है, 26, बस ठीक है, फिर थोड़े जुटे रहो। अब 2026 की ये वाली इकोनॉमी आ गई, उसके बाद अगला साल है 2027। अब नितिन गडकरी साहब ने बोला कि हमने ना $5 ट्रिलियन पे आना है। अब थोड़ा सा सी सेट लगाओगे तो मतलब यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज ग्रोथ निकल के आएगी वो 20% के रेट से चाहिए होगी, तब जाके आप 5 ट्रिलियन पे पहुंचाओगे 1 साल के अंदर। पर ईयर की ग्रोथ का ये मेंशन करा हुआ है। और ज्यादा टाइम भी नहीं, अभी अप्रैल तो खत्म ही हो गया, अगला अप्रैल फिर से आ जाएगा, तो 1 साल का पूरा पूरा टाइम है। पर ग्रोथ कितनी निकल के आनी चाहिए, 20%। पर ये बोला नहीं है, ये कैलकुलेशंस हैं जो बाकी करते हैं, फिर बाद में स्टैट लगाते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ कितनी चाहिए होगी। फिर उसको कंपेयर कर दिया बाकी की मार्केट्स के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ। तो जैसे एग्जाम्पल में यूएस देखोगे, चाइना देखोगे, यूके देखोगे, आज तक इन्होंने भी 20% की ग्रोथ से ग्रोथ नहीं करी अपनी इकोनॉमी की, ठीक है। तो इंडिया के लिए अगर इसको प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें तो अभी के लिए चैलेंज है, पर क्या पता कर ले 20%। और उसके बाद जो इंडिया की नॉमिनल ग्रोथ रही है वो भी 6.5 to 7% के आसपास है। तो मतलब 20% थोड़ा सा दूर लग रहा है। तो ये फिर से वो सपना दिखाने वाली बात होगी, ऐसे ही बोल दिया फिर से कि 5 ट्रिलियन अगर कर जाएंगे तो हम सारे गलत प्रूव हो जाएंगे। सारे नहीं, मतलब मैंने ही बोला तो मैं गलत प्रूव हो जाऊंगी। पर मतलब डाटा का अगर डिफरेंस देखोगे तो ठीक ठाक लंबा चौड़ा है। और ये 10 साल का है जो एवरेज निकल के आया, 6.5 to 7%। इतना रेट पे ग्रोथ करना थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली मतलब हर्डल क्रिएट करता है। ये तब होएगा जब सारे वो क्या बोलते हैं उसको, शाम दाम दंड भेद, वो जब लगा दिए जाएंगे तब आप 20% की रेट से स्पीड को पकड़ पाओगे। इसके अलावा भी तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे नेबर्स ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो एनर्जी सेक्टर भी हमको सिक्योर करना है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो 20% के रेट से 27 तक पहुंचना ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम देख रहे हैं तब इम्पॉसिबल दिख रहा है। पर इसको देंगे पॉजिटिव नोट पे ही, अच्छा है 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे हम भी पॉजिटिव। और बाकी 2047 विकसित भारत, ठीक है। डिफरेंस तो यहीं से दिख रहा है आपको, हम लाइन ही करते हैं उस लाइन के अंदर। आर्टिकल क्लियर, ये इंपॉर्टेंट था, पर मेरे को बस इतना था कि आपको ये फैक्टर नज हो जाए, इनको याद कर लेना एज इट इज।